Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with the newspaper analysis for 28th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट थियो मार्गरेटा मैग्निफिका। नाउ ये एक न्यू टाइप का बैक्टीरिया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है जो कि आज तक हमारे ह्यूमन बींग्स को के सामने आया है। ठीक है, तो इसके कारण ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो ढूंढा गया है ना रिसेंटली, इसकी डिस्कवरी काफी न्यू चीजें यहाँ पर सिग्निफाई करती हैं। क्या क्या चीजें सिग्निफाई करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट कोम्बाई डॉग। और डॉग के कुछ और स्पीसीज है जिसको यहाँ पर इंडियन फोर्सेस अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इंक्लूड करने की बात कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या मतलब इसके फीचर्स है, कौन कौन से यहाँ पर स्पीसीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम प्रॉपर्ली समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट नरसिंह मेहता। नाउ देखिए नरसिंह मेहता एक टाइप के पोएट थे। ठीक है, हु यूज्ड टू लिव इन हमारे मिडिवल पीरियड्स में, मिडिवल इंडिया के पीरियड में ये रहा करते थे। और इनके नाम पे रिसेंटली एक स्पाइडर का नाम रखा गया। दैट्स व्हाई ही केम इन न्यूज, इसलिए ये न्यूज में आते हैं और इसके कारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ऑपरेशन गंगा। नाउ ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन में फंसे हुए जितने भी इंडियंस हैं उनको बाहर निकालने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उसके बारे में हम समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट नॉर्थ कोरिया ने कुछ न्यू बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पर टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, और भी इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट। इट इज अबाउट थियो मार्गरेटा मैग्निफिका। नाउ सी दिस पर्टिकुलर इमेज। ये इमेज जो है दिस शोज अ न्यू काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि रिसेंटली पाया गया है, विच इज लार्जेस्ट अमंग ऑल द बैक्टीरियाज। नाउ साइंटिस्ट ने ये पहला ऐसा बैक्टीरिया पाया गया, फर्स्ट बैक्टीरिया यहाँ पर पाया गया है जो कि इतना बड़ा है, इतना लार्ज इनफ है जो कि नेकेड आई से दिख रहा है। ना यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देते, राइट। वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बैक्टीरियाज वायरसेस इन सबको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स का यूज करना पड़ता है। बट यहाँ पर हमें पहला ऐसा बैक्टीरिया मिला है जो कि हमें नेकेड आई से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू मस्ट रिमेंबर कि थियो मार्गरेटा मैग्निफिका क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है और इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि हमें नेकेड आई से दिखाई देता है। सेकंड चीज, इसकी साइज कितनी बड़ी है। इसकी साइज जो है ऑलमोस्ट फ्लाई के साइज के बराबर है। एक जो आप मक्खी देखते हैं घर के अंदर जो मक्खी होती है ना, उतनी बड़ी एक टाइप की बैक्टीरिया है और अपने लेंथ में अराउंड 2 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकता है। नाउ यू मस्ट बी नोइंग जो कैरेबियन आइलैंड्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मैंग्रोव के एरियाज प्रेजेंट है। उस मैंग्रोव के अंदर ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरियाज है वो बेसिकली पाए जाते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ये हमारे ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में आए हैं। ठीक है, नाउ इट इज ऑफन सीन कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मली हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, उनसे अराउंड 5000 टाइम्स बिगर है ये सब के सब। ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर पाए गए हैं दे आर ऑलमोस्ट 5000 टाइम्स बिगर। ठीक है, इसके कारण ये चीज न्यूज में आते हैं और हमें यहाँ पर देखना है। देखिए इससे पहले हमें जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया मिला था ना, उससे भी अराउंड 50 टाइम्स ही लार्जर है। मतलब समझिए ऐसा नहीं कि ये बैक्टीरिया इससे पहले कोई लार्ज बैक्टीरिया में मिला नहीं है, हमें कुछ और बैक्टीरिया मिले हुए हैं, उसका नाम हमने जायंट बैक्टीरिया रखा था। बट द पॉइंट बीइंग उस जायंट बैक्टीरिया से भी ऑलमोस्ट 50 गुना ज्यादा ये लार्जर है साइज के अंदर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए इस डिस्कवरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है। नाउ दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी इट कैन बी अ मिसिंग लिंक। देखिए हम जानते हैं कि जिस टाइम अर्थ फॉर्म हुआ था उस टाइम प्रोक्यूरियोटिक बहुत सारे सेल्स वगैरह पाए जाते थे, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। देन कुछ यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कुछ पीरियड्स के बाद हमें देन मालूम चलता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब मिल रहे हैं जिसमें ह्यूमंस फॉर्म हो रहे हैं, एनिमल्स फॉर्म हो रहे हैं, बर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे उससे अचानक से इतने लार्जर साइज के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे फॉर्म हो गए। इस चीज का जो गुत्थी है, इस चीज का जो ये सीक्रेट है, वो अभी तक हम उसको पूरी तरीके से मालूम नहीं कर पाए हैं कि एक सिंगल सेल से मतलब स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे जो कि सिंगल सेल्ड है। नाउ धीरे धीरे ये चीज यहाँ पर खुद को इवॉल्व करके मल्टी सेलुलर बन गए। तो हाउ वाज दिस पॉसिबल, इस चीज को पता करने में ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारी काफी हेल्प कर सकता है। बिकॉज इट इज सेड कि ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत ही पुराना है पहली बात तो, और माना जाता है कि हमारे लाइफ किस तरीके से हमारा लाइफ इवॉल्व हुआ है, बिलियंस ऑफ ईयर्स को किस तरीके से लाइफ हमारा इवॉल्व हुआ है, राइट फ्रॉम प्रोक्यूरियोटिक से लेकर के यूकेरियोटिक तक, उस हर एक चीज को सॉल्व करने के अंदर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज के कारण ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, समझते हैं कि ये इतना लार्ज क्यों है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ऑल्दो बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमन नहीं, बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है। एक अलग सा बैक्टीरिया मतलब एक अलग सा जेनेटिक मटेरियल है जो कि इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा लार्ज है। सेकंड चीज, इसका जो जीनोम है यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब इट इज नॉट फ्री फ्लोटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस जैसा कि नॉर्मली एक प्रोक्यूरियोटिक मतलब सेल के अंदर होना चाहिए। बट ये जो है, ये जो इसका जो जीनोम है ये एक्चुअली यूकेरियोट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। देखिए विल जस्ट थोड़ी देर में हम समझेंगे कि यूकेरियोट्स और प्रोक्यूरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बट तब तक क्या आप समझिए, देखिए जो प्रोक्यूरियोट्स होते हैं ना उसका सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि इसके अंदर कोई भी सेल वॉल टाइप नहीं होता है, मतलब किसी टाइप का जो न्यूक्लियस होता है वो मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है
वो कहीं भी जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। बट जो यूकेरियोट जो यहाँ पर यूकेरियोट्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन ये होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पर उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर ऑल्दो डिस्पाइट बीइंग अ प्रोकैरियोट, यानी कि टेक्निकली इनके बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मतलब जो है नहीं होना चाहिए था, बट इसके बावजूद इनके बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटिक सेल्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी कारण इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा लार्जर है। ऑलराइट, समझते हैं। देखिए बिफोर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। स्टार्टिंग में हमें जो बैक्टीरियाज वगैरह मिले थे, पेटेसी बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल मतलब जो हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था उस टाइम के बैक्टीरियाज थे, एंड दे वर 0.1 नैनोमीटर साइज के थे, मतलब बहुत ही छोटे हुआ करते थे। देन एक एवरेज बैक्टीरिया जो होता है, जो कि एस्चेरिशिया कोलाई वगैरह होता है, दैट इज अराउंड 1.5 जो माइक्रोमीटर से मतलब साइज का होता है। बट ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो है मतलब बैक्टीरिया थे जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब छोटे छोटे होते हैं। आज तक हमें जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया मिलता था, जिसका नाम हमने जायंट बैक्टीरिया रखा हुआ था, उसका नाम क्या था? टी नाइमोबियनेंसिस, ठीक है। ये जो टी नाइमोबियनेंसिस था, ये एक्चुअली आज तक का सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया था, बट इसका साइज भी 1 मिलीमीटर था, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट हमें आज तक कोई बैक्टीरिया फॉर्म नहीं हुआ था। देन ये जो है ये वाला देखिए ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जो है, ये हमारा हाउस फ्लाई है। जो आप घर के अंदर जो मक्खी देखते हैं उसका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। नाउ ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर होता है, इसका भी साइज अराउंड 1.5 mm तक होता है इसका साइज मतलब। लेकिन यहां पर हमें जो बैक्टीरिया मिला है, इसका नाम है थियो मार्गरेटा मैग्निफिका, और इसी के कारण इसका नाम देखिए मैग्निफिका इसका नाम इसलिए रखा गया है बिकॉज ये बहुत ही लार्जर साइज के अंदर है, एंड इसका जो टोटल मतलब साइज है दैट इज ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं जो हमारा हाउस फ्लाई है उससे भी कहीं ना कहीं लार्जर साइज के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है, और आज तक का जो सबसे लार्जर जो बैक्टीरिया पाया गया था उससे भी अराउंड 50 गुना ज्यादा ये लार्जर है, ठीक है। तो आई होप आपको कंपैरिजन में समझ आएगा कि ये बैक्टीरिया कितना ज्यादा यहाँ पर लार्जर हमें पाया गया है। नाउ इसका जो जीनोम है, नॉर्मली जो यहाँ प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो जीनोम होता है वो कहीं पर भी रैप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जीनोम जो है वो रैप पाया गया है एक मेम्ब्रेन के आसपास में, और इसका जीनोम का साइज इतना लार्जर है कि एक्सपर्ट सबके सब सरप्राइज हो गए कि एक बैक्टीरिया का जो जीनोमिक मटेरियल है वो इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। बट इट कैन बी ए मिसिंग लिंक जो कि हमें हमारे पास्ट और फ्यूचर को जोड़ने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो यहाँ पर जिस इस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो जीनोम मटेरियल भरा हुआ है ना, ये चीज जो है बहुत ही लार्जर इन साइज है। उसके अंदर वाटर भरा हुआ है और अराउंड 73% ऑफ द जो एंटायर माइक्रोब है वो एक्चुअली वाटर से ही बना हुआ है। तो समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि जो ह्यूमंस का जो बॉडी है दैट इज ऑलमोस्ट 70% वो वाटर से बना हुआ है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का 73% जो बॉडी है दैट इज एक्चुअली फॉर्म बाय वाटर। तो आप समझ सकते हैं ह्यूमंस और बैक्टीरिया को लिंक करने के लिए पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। सिमिलरली जो एक्सटर्नल सैक जो ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो इसको हेल्प करता है, वो एक्चुअली इसके मतलब एड के अंदर आता है जब इसको साइज को ग्रो करना होता है, दैट इज वाई इसका साइज इतना लार्जर है। नॉर्मली एक बैक्टीरिया का साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए था, बट इस एक्सटर्नल सैक के होने के कारण, यानी कि जितने भी एक्सटर्नल सैक्स वगैरह है उसके साइज को इंक्रीज करने के कारण इसका जो बेसिकली जो साइज है वो भी काफी ज्यादा लार्जर है। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है कि एक्जैक्टली इसका साइज इतना लार्जर क्यों है। नाउ सिंपल क्वेश्चन कम्स कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, पहली बात तो जो सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स मींस व्हाट, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली उनको आर्के मतलब आर्के बोला जाता है, आर्के मींस बहुत पुराना। सिमिलरली जो यूकैरियोट्स यानी कि जो इनके काउंटर पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में जस्ट रिमेंबर प्रोकैरियोट्स यानी कि जो है यूनिसेलुलर, एंड जो यूकैरियोट्स है दे मींस मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग और आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर आप हमारी बात करेंगे, जो हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ यूकैरियोट्स। सिमिलरली जो ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे आर ऑल यूकैरियोट्स बिकॉज हम मल्टीसेलुलर है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, बट एक ऐसा जो कि ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा वायरस जिसके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोट। तो टेक्निकली इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो कि हमें रिसेंटली मिला है थियो मार्गरेटा, उसको एक प्रोकैरियोट होना चाहिए था, बट इसका साइज इतना लार्जर है कि वो एक्चुअली एक यूकैरियोट के साइज के बराबर है, ठीक है। आई होप आप मतलब इस चीज को समझ के मैं आपको एक और मेन डिफरेंस समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। तो देखिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक सिंगल सेल होता है, पहले देखिए दिस इज एंटायर सिंगल सेल। सिंगल सेल को मूवमेंट करने के लिए देख रहे हैं आप, जो ये छोटे छोटे ये जो होते हैं दे आर एक्चुअली मतलब वो पार्ट हैं जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं, सब दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि इस पर्टिकुलर सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ इसके अंदर न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए जस्ट रिमेंबर न्यूक्लियाइड्स होते हैं बट न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि जो न्यूक्लियाइड्स सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है ना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। देखिए न्यूक्लियस के अंदर का सारा मटेरियल प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है। थर्ड चीज, इसके आसपास देखिए जितना एक जो एक सेल होता है उसके अंदर जितना भी फ्लूइड होता है ना, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। फोर्थ थिंग, इसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, एंड फिफ्थ चीज इसके आसपास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और जो ये आप छोटे छोटे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लैजेला, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये हमने देखा एक सिंगल सेल, यानी कि एक प्रोकैरियोट्स का हमने सारे के सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वो देखे। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो एक यूकैरियोटिक सेल होता है उसको कैसे होता है।
नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि एक पर्टिकुलर यूकेरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेल्स कंबाइंड होते हैं। यानी कि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। यानी कि न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस अपने आप में एक सेल है। जस्ट रिमेंबर कि न्यूक्लियस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल, न्यूक्लियस भी तो सेल से बना हुआ है ना, और सेल कंबाइन होकर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, एंड दीज ऑल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म एक बेसिकली एक सिंगल सेल फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो पहले आप समझ गए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज दिस, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखिए अगर वो पर्टिकुलर चीज, ये जो अंदर का चीज है, अगर वो बाहर निकल जाए दैट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड, बट अगर वो एक न्यूक्लियस के अंदर है दैट विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। सिमिलरली कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज गोल्गी apparatus। सिमिलरली वी हैव अ साइटोस्केलेटन, यानी कि जो हमारा जो एक सेल होता है उसके आसपास में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि हमें आउटर एक टाइप की कवरिंग प्रोवाइड करता है। सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हमारे प्लाज्मा को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सिमिलरली वी हैव ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन वी हैव वेसिकल्स, देन वी हैव गोल्गी apparatus। ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो मतलब कंपोनेंट्स होते हैं एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट जैसा आप देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसके अंदर बहुत ही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। दिस वन दैट यू सी, दिस इज कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है व्हिच इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसके अंदर जो एक्चुअली आपका जो बॉडी का एनर्जी है वो प्रोड्यूस होता है। यानी कि देखिए हमारा जो बॉडी का एनर्जी है दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है, सो ये जो एटीपीज है ना वो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब आई होप आपको मेन डिफरेंस समझ आ गया कि एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या है। यूकेरियोटिक जो होता है सिंपल वर्ड्स में एक टाइप का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और जो प्रोकैरियोटिक है दे आर काइंड ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में वी हैव टू टॉक अबाउट अ कॉम्बाई डॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने एक मन की बात की जहां पर उन्होंने जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह हैं उनसे एक अर्ज किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो डिफरेंट पुलिस वगैरह की सिक्योरिटी में जो डॉग्स वगैरह यूज होते हैं, लेट्स मतलब इट्स हाई टाइम कि अब हम जो फॉरेन ब्रीड्स थी उनको छोड़कर के इंडियन ब्रीड्स को यूज करना स्टार्ट करें, ताकि जो हमारा जो मतलब सेल्फ रिलायंट भारत है, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत है, उसके लिए हम सिर्फ इंडियंस को ही नहीं बट इंडियन ब्रीड के जो डॉग्स वगैरह हैं, जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनको भी यूज करना स्टार्ट करें। इसके मतलब इस पर्टिकुलर चीज के होने के बाद, ऐसा बोलने के बाद जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन सब ने क्या किया है, इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को ट्रेन करना, उनको एनलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट डॉग्स। आपको समझना है कि देखिए बस आपको इतना नाम याद रखना है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज मुधौल हाउंड्स। ठीक है, मुधौल। सेकंड इज कॉल्ड एज राजपलायम, थर्ड इज कॉल्ड एज रामपुर हाउंड्स। तो देखिए मुधौल हाउंड्स, राजपलायम हाउंड्स एंड रामपुर हाउंड्स, ये तीनों ही डॉग के स्पीसीज हैं जो कि बेसिकली जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस यूज कर रही है या फिर यूज करने का सोच रही है अपने सिक्योरिटी के लिए। नाउ ये जो मुधौल हाउंड्स आप देख रहे हैं, ये मुधौल हाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुधौल हाउंड्स जो है इसी पर्टिकुलर डॉग की वैरायटी को शिवाजी ने यूज किया था अपने स्वराज के फाइट के अंदर। ठीक है, मतलब मुगल्स के अगेंस्ट और बहुत सारे डिफरेंट जो ब्रिटिशर्स थे उन सब के अगेंस्ट उन्होंने इस पर्टिकुलर डॉग को यूज किया था अपने एक्चुअली सेना के अंदर, और वो चीज काफी ज्यादा काम भी आया था। नाउ देखिए रिसेंटली जो बातचीत हुई है, बात ये हुई है कि जो ये पर्टिकुलर जो मुधौल डॉग्स है वो एक्चुअली कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी पर्टिकुलर मुधौल डॉग्स को यहाँ पर ट्रेन करना है, उनको रेडी करना है ताकि इंडियन फोर्सेस के अंदर उसको हम यूज कर सकें। सिमिलरली जब भी देखिए जो ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग वगैरह होती है ना, उसको चेक करने के लिए अभी तक हम बहुत सारे जो मतलब लोग हैं यानी कि जो पीपल है उनकी हेल्प लेते हैं, बट वी कैन ऑल्सो यूज डॉग्स। ये डॉग्स जो होते हैं उनकी स्निफिंग जो उनकी स्निफिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्निफिंग पावर? सूंघने की शक्ति। सिंपल वर्ड्स में सूंघने की शक्ति जो होती है एक डॉग की बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसके कारण ड्रग्स वगैरह को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए तो। जैसा मैंने आपको बताया जो मुधौल हाउंड्स जिसको शिवाजी ने यूज किया था, ट्रेन किया था, वो एक्चुअली महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे पाए जाते हैं। और ये पर्टिकुलर ये जो मुधौल हाउंड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं बट जो मिडिल एजेस था, मिडिल एज से ही जो ये मुधौल हाउंड्स है उसको जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो यूज करते थे अपने एंशिएंट सिल्क रूट के लिए। नाउ एंशिएंट सिल्क रूट क्या होता है उसको बस थोड़ी देर में समझेंगे। बिफोर दैट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मुधौल डॉग्स क्या है। देखिए मुधौल डॉग्स इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, मतलब आप इनको देखते होंगे नॉर्मली जो रोड स्ट्रे डॉग्स होते हैं उसमें बहुत सारे मुधौल डॉग्स होते हैं। देखिए मुधौल डॉग्स जो होता है ना बहुत ही ज्यादा एक टाइप मतलब बेसिकली एक टाइप का अग्रेसिव होता है जो कि रेगुलरली मतलब उसको अगर ट्रेन किया जाए तो आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकता है। नॉर्मली माना जाता है कि ये नॉर्मली अटैक नहीं करता है, बट अगर इसे प्रोवोक किया जाता है तो ये अटैक करता है। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोवोकेशन इज बीइंग यूज्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब उसको अपने सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर जैसे देखिए ये एक चीज ये है कि ये जो मुधौल डॉग्स है वो बहुत ही लॉयल माने जाते हैं और माने जाते हैं कि अगर जैसे अगर आप इसके इस पर्टिकुलर डॉग के ओनर है और अगर आपके ऊपर कोई भी कभी हमला करेगा ना तो दिस पर्टिकुलर डॉग विल मतलब आपको बचाने के लिए, मतलब अपने ओनर को बचाने के लिए इट कैन अटैक ऑन द पर्सन हु इज अटैकिंग। मतलब तो इतना ज्यादा ये बेसिकली लॉयल होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कि बहुत सारे फीचर्स हैं, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट मुधौल डॉग्स के फीचर्स।
ओनली थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इज कि मुधौल एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे मुधौल किस पर्टिकुलर एनिमल की वैरायटी है, जस्ट रिमेंबर कि मुधौल जो है एक टाइप की डॉग्स की वैरायटी है। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव की हम समझते हैं कि सिल्क रूट क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं एंशिएंट सिल्क रूट। देखिए सिल्क रूट जो है ना बेसिकली एक ऐसा रूट है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है सिल्क, तो बेसिकली देखिए आपको ध्यान रखना है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्क का प्रोड्यूसर है। नाउ देखिए सिल्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, आई होप आप जानते होंगे, मलबरी के ट्रीज होते हैं, ठीक है, मलबरी के ट्रीज होते हैं, उसके अंदर जो लार्वास वगैरह होते हैं उसकी हेल्प से बेसिकली सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। हम अभी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बट राइट नाउ आपको जो समझना है कि सिल्क को प्रोड्यूस करने वाला लार्जेस्ट कंट्री इज चाइना। नाउ व्हाट चाइना डज इज, चाइना अपने एंशिएंट टाइम्स में और मेडिवल टाइम्स में, यहाँ तक कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी अपने इस पर्टिकुलर सिल्क को क्लोथ के अंदर कन्वर्ट करता था, मतलब उसे गारमेंट्स वगैरह बनाता था, और उस पर्टिकुलर क्लोथ को चाइना से निकाल करके इन्हें देखिए इंडिया होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब कंट्री को होते हुए यूरोप पहुंचता था, ठीक है। और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इन सब के सब गारमेंट्स को बेचता था, मतलब जो टेक्सटाइल वगैरह होते हैं, जो यहाँ पे कपड़े वगैरह होते हैं, बेसिकली उनको बेचता था। नाउ माइंड यू, इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री सिल्क के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ आपको पता होगा शायद कि जो इंडिया के अंदर जो जब बेसिकली 1947 के अंदर इंडिया का पार्टीशन हुआ था ना, तो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिल्क और जूट प्रोड्यूसिंग जो मतलब पार्ट्स था ना, वो सब पाकिस्तान के अंदर चला गया, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। उससे कह रहे हैं इंडिया के पास कॉटन तो काफी है, बट इंडिया के पास जो सिल्क का रॉ मटेरियल वो बहुत ही कम है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द जो सिल्क और जूट है वो सबके सब पाकिस्तान जा चुके हैं। तो पाकिस्तान के पास एक्चुअली सिल्क और जूट दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वहां पर। नाउ समझिए, तो इस पर्टिकुलर चीज को जो कि चाइना के अंदर यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, वो चीज चाइना से लेकर के यूरोप तक बेचते थे। नाउ जिस पर्टिकुलर रूट को लोग यूज करते थे ना, जिस लैंड रूट को लोग यूज करते थे, दैट पर्टिकुलर रूट वाज कॉल्ड एज सिल्क रूट, मतलब इसे सिल्क रूट कहते थे। नाउ इसको हम थोड़ा सा लिंक करते हैं अपने मॉडर्न टाइम से। देखिए मॉडर्न टाइम में अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना इज ट्राइंग टू रिवाइव दिस पर्टिकुलर सिल्क रूट थ्रू इट्स OBOR, मतलब जो उसका इनिशिएटिव है। व्हाट इज OBOR? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। नाउ देखिए वन बोल्ट, अगर आप वन बेल्ट वन रोड को समझेंगे, इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखिए। नाउ वन बेल्ट वन रोड के अंदर उन्होंने दो डिफरेंट कंपोनेंट स्टार्ट किए हैं, वन इज लैंड कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड एज मैरीटाइम, यानी कि लैंड, एक तो लैंड और एक वाटर का कंपोनेंट उन्होंने स्टार्ट किया। सो व्हाट दे डू इज कि इंडिया, मतलब जो ये चाइना है, चाइना से वो लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिया, आप जानते हैं कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड, राइट, इंडिया ने साइन नहीं किया था। सो व्हाट चाइना डज इज, चाइना इंडिया के ऊपर से निकलता है, ठीक है। जो यहाँ पे कजाकिस्तान है वहां से निकलते हुए यहाँ पे डिफरेंट जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ईरान है, उन सबको पास करते हुए देन इट गोज टू डिफरेंट कंट्रीज एंड देन इट गोज टू यूरोप। मतलब समझ रहे हैं, चाइना इज ट्राइंग टू रिवाइव द एंशिएंट सिल्क रूट और उसको अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए यूज कर रहा है। तो जस्ट रिमेंबर कि राइट नाउ जो हमारा जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इट इज नथिंग एल्स बट इट इज एक्चुअली एक्सटेंशन एंड इट इज एक्चुअली रिवाइवल ऑफ दिस एंशिएंट सिल्क रूट, जो कि पहले चाइना के अंदर हुआ करता था। सिमिलरली देखिए हम जानते हैं कि अभी के टाइम में सिर्फ लैंड इज नॉट द ओनली रूट, तो इसलिए चाइना ने यहाँ पर मैरीटाइम रूट को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पर ये सिल्क रूट की बात इसलिए की थी बिकॉज जो मुधौल डॉग्स हुआ करते थे, उस मुधौल डॉग्स को ट्रेडर्स लोग यूज करते थे। तो चाइना से जब कोई पर्टिकुलर ट्रेड, मतलब जो ट्रेडर वगैरह है वो सिल्क रूट पे निकलते थे, यूरोप जाते थे, तो हमेशा अपने साथ एक मुधौल डॉग को रखते थे। तो दिस टाइप ऑफ डॉग्स जो है उनको हमेशा बचाते थे, रॉबरी से बचाते थे, अगर कोई उनके ऊपर अटैक कर दे, उनसे सामान वगैरह छीनने की कोशिश करे तो उनसे बचाते थे। बेसिकली कोई अगर कोई दूसरा, मतलब कोई स्ट्रेंजर वगैरह है वो अटैक कर दे तो उनसे बचाते थे। पॉइंट इज मुधौल डॉग्स काफी ज्यादा हेल्प करते थे। तो आप समझ गए, ट्रेडर्स के मतलब साथ हमेशा रहते थे, स्पेशली जो अरब कंट्रीज, जो ईरानियन कंट्रीज थी, वहां पर जो मतलब जो ट्रेडर्स वगैरह था उनको काफी ज्यादा लूटा जाता था। तो उन सब लूट से बचने के लिए वो लोग हमेशा अपने साथ में मुधौल डॉग्स को रखते थे। नो स्पेशली जो ये लोग मुधौल डॉग्स रखते थे, बेसिकली दे वर ऑफ अराबिक एंड टर्किश ब्रीड्स, ठीक है, मतलब अराबिक या फिर टर्की के ब्रीड्स के हुआ करते थे और बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, जो कि अपने ओनर को बचाने के लिए सामने वाले पे अटैक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू कीप दोस काइंड ऑफ डॉग्स विद देमसेल्फ। नाउ सिमिलरली आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज सालुकी। नाउ दिस सालुकी इज एक्चुअली वर्ड, मतलब ये कैसा वर्ड है व्हिच इज यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ मुधौल डॉग्स। जो मुधौल डॉग्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है सालुकी। नाउ सालुकी जो है इट इज अ वर्ड यूज्ड इन वेस्ट एशिया, मतलब एशिया के वेस्टर्न वाला पार्ट जो है उसी पार्ट के अंदर इस पर्टिकुलर डॉग को सालुकी बोला जाता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो शिवाजी थे, शिवाजी भी यहाँ पर मुधौल डॉग को यूज करते थे, बट जो शिवाजी जिस पर्टिकुलर वैरायटी को यूज करते थे दैट वर एक्चुअली इंडियन वैरायटीज, और उस वैरायटी का जो ब्रीड है दैट वाज नेम्ड एज कारवानी ब्रीड्स। तो कारवानी ब्रीड एक टाइप का इंडियन ब्रीड है, मुधौल डॉग्स के एक टाइप का इंडियन ब्रीड है, जिसको शिवाजी ने अपने आर्मी के अंदर यूज किया था। नाउ ये जो कारवानी ब्रीड है, यानी कि जो मुधौल डॉग्स है, बेसिकली दे आर वेरी फेथफुल और वो अपने ओनर्स यानी कि मास्टर्स को बचाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। नाउ सिमिलरली मतलब देखिए अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, मास्टर है, माना जाता है कि अगर उस पर्टिकुलर मास्टर का कोई भी एनिमी है तो दैट डॉग ऑटोमेटिकली नोस कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एनिमी कौन सा है, और उसको ट्रेन करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर तरीके से उससे काम लिया जा सकता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री उन्होंने मन की बात में उसको यूज करने के लिए बोला गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फॉरेन ब्रीड्स का क्या है। देखिए जब बेसिकली
1857 का यहाँ पर रिवोल्ट वगैरह हुआ था ना, जो मतलब इंडिया के अंदर हुआ था, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक चीज का बहुत मतलब खौफ था। वो ये था कि जो यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स थे हमारे, स्पेशली जो मुधौल डॉग्स थे हमारे, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ करते थे और बहुत सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर डॉग्स को यूज किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो वो डॉग्स वगैरह क्या थे, वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर देते थे, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स को अटैक करने का। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो लोग डॉग्स से बहुत ज्यादा डरते थे, मतलब दे यूज्ड टू फियर इट। इसलिए डॉग्स ने क्या, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन डॉग्स को हटा करके बेसिकली जो फॉरेन डॉग्स थे, जो स्पेशली जो ब्रिटिशर्स डॉग्स थे, जो ब्रिटिश रूल के टाइम में उन्होंने अपने खुद के डॉग्स को मतलब लाना स्टार्ट किया, ताकि जो उनके खुद के डॉग्स है वो उनको अटैक ना करें। दैट्स व्हाई जब मराठास का बोलते हैं, जब मराठास का डिक्लाइन हुआ, बेसिकली मराठास का डिक्लाइन कब हुआ, 1760s के आसपास में, जब मराठास का डिक्लाइन होता है और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर फिर से मतलब राइज होता है, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स यहाँ पर फॉरेन ब्रीड के डॉग्स को लेकर आए और इंडिया के अंदर उन्होंने उस चीज को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कारवानी ब्रीड। कारवानी ब्रीड वो ब्रीड है जिसके बारे में हमने बात की, जो शिवाजी जिसको यूज किया करते थे। नाउ ये जो बेसिकली कारवानी ब्रीड है ना, इसको सबसे पहले मुधौल नाम का एक प्लेस है जो कि जयपुर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मतलब जयपुर यानी कि आप राजस्थान समझिए, ठीक है। तो मुधौल एक प्लेस है जो कि राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। राजस्थान में एक राजा हुआ करता था, दैट वाज कॉल्ड एज मतलब मालोजी राव राजे घोरपड़े। ना जो घोरपड़े थे वो 1884 के आसपास में मतलब रहते थे और उनको ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये उनकी बेसिकली फैंसी थी कि वो बहुत सारे डॉग्स वगैरह को अपने आर्मी के अंदर यूज किया करते थे। ना ये जो डॉग्स थे उनके पास कुछ स्पेशल ट्रेड्स थे, मतलब बेसिकली उनको ट्रेन किया जाता था जंपिंग के लिए, जो एनिमी थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए विद ग्रेट स्पीड। तो दैट्स व्हाई वो अपने आर्मी के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन यूज किया करते थे जिसके अंदर डॉग्स वगैरह ही हुआ करते थे। इसलिए डॉग्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उन्होंने इन पर्टिकुलर ब्रीड्स वगैरह को कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली जो कारवानी ब्रीड्स थी मुधौल की, उन सबको इन्होंने प्रॉपर्ली कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। Now once what happened was, ये जो घोरपड़े थे ये यहाँ पे ब्रिटेन जाते हैं। तो ब्रिटेन जब जाते हैं तो उस टाइम जो ब्रिटेन के राजा थे उन्होंने मतलब घोरपड़े ने इस ब्रिटेन के राजा को दो डिफरेंट डॉग्स प्रोवाइड किए थे इंडियन ब्रीड के। उनमें से दोनों ही जो थे वो कारवानी ब्रीड के थे, उसके कारण ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। और जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने इस कारवानी ब्रीड के जो डॉग्स थे उनका नाम चेंज करके मुधौल हाउंड्स रख दिया था। मुधौल क्यों? बिकॉज वो मुधौल से आए थे, मुधौल मतलब राजस्थान के राजा थे बेसिकली वो, तो इसलिए मुधौल हाउंड्स रख दिया था। हाउंड का बेसिकली सिंपल वर्ड में समझ सकते हो, डॉग का मतलब यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। तो मुधौल हाउंड्स बेसिकली इसी कारवानी ब्रीड के डॉग्स को बोला जाता था, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली जो हमारा डोमेस्टिक ब्रीड्स है उसके ऊपर इंडिया कितना फोकस कर रहा है। नाउ हम जानते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी बातों को बोलने के बाद जो बहुत सारे कॉमन पीपल है, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी है, उन सब ने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली जो इंडिजिनियस ब्रीड्स ऑफ डॉग्स है। उसके लिए जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने इंडिया के जितने भी स्ट्रे डॉग्स वगैरह उनका जेनेटिक रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है और उनको पता करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली कौन कौन से डॉग्स ऐसे हैं जिनको हम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए यूज करना मतलब यूज किया जा सकता है। सिमिलरली देखिए अभी हम राइट नाउ कुछ ऑलरेडी सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि लिमिटेड स्केल के ऊपर ऑलरेडी इंडियन डॉग्स को ही यूज करती है, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स ASF है, सब ये लोग जो ऐसी हैं जो कि अभी ऑलरेडी इंडियन जो मतलब ब्रीड्स हैं उनको ही यूज करती है, जो ये लोग फॉरेन ब्रीड्स को यूज नहीं करते। देखिए आर्मी, NS, CISF ऐसी बॉडीज हैं जो कि मुधौल जो हाउंड्स हैं उनको यूज करते हैं। सिमिलरली जो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो लोग कोम्बाई जो ब्रीड है, जस्ट रिमेंबर कोम्बाई भी एक टाइप का ब्रीड है जो कि डॉग्स का ब्रीड है और कोम्बाई ब्रीड्स को यूज करते हैं CRPF वाले। सिमिलरली और भी बहुत सारे इंडिजिनियस ब्रीड्स वगैरह हैं जिसको हम यहाँ पर ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं नरसिंह मेहता के बारे में। देखिए नरसिंह मेहता कौन थे? इमेज से आप समझ गए कि नरसिंह मेहता जो थे वो एक टाइप के पोएट थे, ठीक है। पोएट थे मतलब गाना वगैरह गाया करते थे, मतलब वो लिखा करते थे, गाया करते थे। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो एक बॉडी है, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज मतलब भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो बॉडी है उन्होंने एक नया डिस्कवर जो नया स्पाइडर है उसको मतलब उसको डिस्कवर किया बेसिकली, और नरसिंह मेहता के रिकॉग्निशन के मतलब उनके रिस्पेक्ट के नाम पे इस पर्टिकुलर स्पाइडर का नाम जो है नरसिंह मेहताई रख दिया गया है। जस्ट रिमेंबर नरसिंह मेहताई क्या है? नरसिंह मेहताई इज अ स्पीसीज ऑफ अ स्पाइडर। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, अब हम समझते हैं। देखिए अब अगर उनके नाम पे नाम रखा गया है तो ऑब्वियसली ये जो है वो खुद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज अ पोएट, और ही वाज अ पोएट और साथ ही साथ ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और वो जितने भी पोएम्स वगैरह लिखा करते थे दे यूज्ड टू रेफर टू लॉर्ड कृष्णा ओनली। अब देखिए हम आगे जाकर नगर के बारे में बात करने वाले हैं, बट जस्ट रिमेंबर कि ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी के एक मेंबर हुआ करते थे ये, एंड ही वाज अ मतलब पार्ट ऑफ अ मतलब एक ऐसे सबकास्ट के पार्ट हुआ करते थे, दैट वाज कॉल्ड एज नगर। तो नगर क्या है हम उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आई होप आप समझ गए नरसिंह मेहता के बारे में बेसिक चीजें। ही वाज अ पोएट, लॉर्ड कृष्णा को ये मानते थे, और ब्राह्मण थे जो कि नगर सबकास्ट के थे। ऑलराइट, देखिए ये गुजरात के रहने वाले मतलब पर्सन थे, और ऑफिशियली बेसिकली जो इनकी फैमिली थी वो मतलब ऑफिसर्स थे, ठीक है, ऑफिसर्स थे इनकी फैमिली। तो मतलब इनकी फैमिली में कुछ लोग ऑफिसर्स थे, इनके फादर लोग, तो उसके कारण इनको एक बेसिकली टाइटल दिया गया था, दैट वाज कॉल्ड एज मेहता।
तो जो मेहता था ना, मेहता वाज एक्चुअली टाइटल जो कि किंग मतलब किंग के लिए जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे उनको यूज किया जाता था. जस्ट रिमेंबर दिस कि मेहता वर द ऑफिसर्स फॉर द किंग्स. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट इज कृष्ण भक्ति के अंदर ये बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड क्या करते थे. इवन आफ्टर हिज मैरिज, मतलब वो ऑब्वियसली अपने घर की चीजों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे. ही जस्ट यूज टू स्पेंड टाइम इन कृष्ण भक्ति ओनली. ठीक है, उसके कारण उनको बेसिकली ऐसा बोला जाता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब भक्ति के अंदर ही मतलब लगे रहते थे. नाउ बिकॉज ऑफ दैट ही रोट मोर देन 750 पोएम्स, और सारी की सारी पोएम जो थी वो कृष्ण भक्ति के ऊपर लिखी गई थी. नाउ दीज पोएम्स दे आर कंपाइल्ड इन गुजराती एंड दे आर कॉल्ड एज पद्य. जस्ट रिमेंबर, जो ये पद्य वर्ड है दैट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर ऑल द पोएम्स जो कि नरसिंह मेहता ने लिखी थी. 750 पोएम्स के आसपास में लिखी थी, और ये सारी की सारी जो है वो लॉर्ड कृष्ण के डिवोशन, उनके विजडम, उनके जो वर्ल्डली अफेयर्स को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था. मतलब जो मोह आया उनसे साइड होकर के उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को भक्ति के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया था. दैट वाज मतलब दैट थिंग कंपाइल्ड वाज कॉल्ड एज अ पद्य. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. नाउ अब इनका एक बहुत ही फेमस पोएम है दैट वाज कॉल्ड एज पढ़ोरे पोपट राज रमना. नाउ पढ़ोरे पोपट राज रमना में पोपट मींस अ पैरेट. ठीक है, पोपट मींस अ पैरेट. पैरेट मतलब एक टाइप का तोता. नाउ बेसिकली देखिए, ही रेफर्ड दिस पर्टिकुलर पैरेट टू अ माइंड ऑफ अ पर्सन. मतलब वो बोलते हैं कि जो हमारा माइंड है, किसी पर्टिकुलर का माइंड जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा माइंड वर्ल्डली अफेयर्स के अंदर फंस चुका है. वर्ल्डली अफेयर्स मतलब जो आजकल आसपास की जो चीजें हैं, ही यूज्ड टू रेफर देम टू एज मोह माया. वो बोलते थे कि हर चीज आसपास मोह माया है, मतलब एक्चुअली नथिंग इज ट्रुथ, और हम इन सब चीजों के अंदर फंसते जा रहे हैं. तो जो हमारा माइंड है वो एक तोते की तरह है जो कि एक पिंजरे के अंदर फंस गया है. दैट पर्टिकुलर जो पिंजरा है दैट इज वर्ल्डली अफेयर्स. तो वो बोलते थे कि आप किसी तरीके से वर्शिप को, मतलब पूजा वगैरह करके और भगवान की भक्ति करके आप इस पर्टिकुलर चीज से बाहर निकल सकते हो. तो इसी चीज के ऊपर उन्होंने मोर देन 700 पोएम्स वगैरह लिखे हैं. नाउ एक चीज जो इनके बारे में पूछा सकता है, ये मतलब काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है कि मेहता और नगर कम्युनिटी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है. जैसे मैंने देखिए आपको बताया, जो मेहतास थे वो इनको एक टाइप का टाइटल मिला हुआ था, राइट. तो क्या थे देखिए, मेहतास बेसिकली मैंने आपको बताया वो ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनको आउटकास्ट बोल दिया गया था. आउटकास्ट मतलब उनको कास्ट से बाहर निकाल दिया गया था. और जो मेहता जो ये बेसिकली जो ये हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, ये ही यूज्ड टू गो टू सिंग मतलब भजन एंड कीर्तन्स, और जाके हरिजन्स के साथ ये बातचीत किया करते थे. हरिजन्स मतलब ऐसे लोग जो कि कास्ट से बाहर हुआ करते थे, मतलब जो लिटरली जो सिर्फ भगवान की भक्ति करते थे. द पॉइंट इज कि इनको कास्ट से बाहर निकालने के कारण क्या हुआ, इनको मतलब टेंपल्स वगैरह में जो इनकी एंट्री थी उसको बंद कर दिया गया था. दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू गो टू एंड मतलब गो टू दिस टाइप ऑफ हरिजन्स, उनके साथ बैठ के बातचीत क्या करते थे. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है. जो नगर्स थे, दे वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा. ठीक है, सो नगर जो थे, दे वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड लॉर्ड शिवा इज आल्सो कॉल्ड एज हटकेश्वर महाराज. ठीक है, हटकेश्वर महाराज जो है वो लॉर्ड शिवा को बुलाया था. जस्ट रिमेंबर कि हटकेश्वर इज रेफर टू एज लॉर्ड शिवा, एंड लॉर्ड शिवा के जो मेन जो आराध्य थे, जो मतलब डिवोटीज थे, दे वर कॉल्ड एज नगर्स. सिमिलरली जो मेहतास थे, दे वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. नो मतलब एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि जो ये वाले थे, जो ये एक मेहता कम्युनिटी के मेंबर थे, जो यानी कि लॉर्ड कृष्णा को डायरेक्टली मतलब पूजा करते थे इसकी. और यहाँ तक कि माना जा रहा है कि जो दलित्स वगैरह यानी जो हरिजन्स वगैरह हैं, उनके साथ भी बैठकर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे. ये हमारा इनके बारे में था. आई होप आपको नरसिंह मेहता के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सब चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ बात करने वाले हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में. देखिए क्या है, हम उसको समझते हैं. रिसेंटली 27 फरवरी यानी कि कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया है, एक 24/7 एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसके थ्रू हम उन सारे इंडियंस को जो कि यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं ना, उन सबको वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वहां को मतलब उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसी कोशिश के अंदर हमने एक ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू हम उनका एक टाइप का इवैक्यूएशन कर रहे हैं. नो देखिए समझिए, जितने लोग यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, एक चीज आप समझिए, यूक्रेन के अंदर जितने भी फ्लाइट्स वगैरह थे उन सबको बंद कर दिया गया है. जितने भी एयर बेसिस वगैरह प्रेजेंट थे उन सबको बंद कर दिया गया है. तो एयर बेसिस ना होने के कारण इंडिया अपनी कोई भी फ्लाइट्स को, अपनी किसी भी टाइप के प्लेन को डायरेक्टली यूक्रेन के अंदर लैंड नहीं करा पा रहे हैं. तो दैट्स व्हाई इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक रिसेंटली एक टाइप का मतलब नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके थ्रू ये बोला गया था कि ऑल दोस इंडियंस जो कि राइट नाउ यूक्रेन के अंदर है, दे शुड कैरी देयर पासपोर्ट्स. ठीक है, पहली बात तो. सेकंड चीज, दे शुड ऑलवेज कैरी देयर एक आईडी की वो नेशनल्स मतलब एक बेसिकली इंडियन नेशनल्स है. और थर्ड चीज, दे शुड गो टू द नेबरिंग कंट्रीज लाइक पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, जो स्लोवेक जो टाइप की जो रिपब्लिक वगैरह है, उन सब कंट्री के अंदर जाना. देखिए मैप में देखिए, दिस इज यूक्रेन. आप जानते हैं यूक्रेन के अंदर अभी जो वॉर है वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया, प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई. सो व्हाट इंडिया आस्क्ड वाज कि आपको निकल के यहाँ से मतलब पोलैंड है वहां जाना है. सेकंड यू हैव टू गो टू स्लोवाकिया, थर्ड यू हैव टू गो टू हंगरी, एंड फोर्थ यू हैव टू गो टू रोमानिया. बेसिकली इन सब कंट्री के अंदर जाना है. नो व्हाट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिड वाज कि उन्होंने डायरेक्टली पोलैंड की गवर्नमेंट से, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, इन सब की गवर्नमेंट से बातचीत कर ली और इन सब से परमिशन ले लिया कि कोई भी अगर इंडियन वगैरह आपकी उसके अंदर आता है, मतलब आपके बॉर्डर के अंदर आता है, एंड इफ
एंड इफ ही शोज कि उनके पास एक प्रॉपर पासपोर्ट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, तो प्लीज गिव देम एंट्री। और जस्ट सपोज कि बहुत सारे लोग अगर पोलैंड आ जाते हैं तो व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डज इज कि इंडिया अपना एक प्लेन भेजता है डायरेक्टली पोलैंड के अंदर, ठीक है, पोलैंड के अंदर इन सारे के सारे लोगों को इसके अंदर लेकर के वापस इंडिया के अंदर ले आया जाता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्लान जिसके थ्रू ये जो इवैक्यूएशन है वो हो रहा है। जस्ट रिमेंबर कि जो हमारा कोई भी प्लान डायरेक्टली यूक्रेन के अंदर नहीं जा रहा है, वी आर गोइंग टू द नेबरिंग कंट्रीज, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, इन सब कंट्री के अंदर जा रहे हैं और उसके थ्रू हम अपने सारे के सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली हमने एक ट्विटर हैंडल स्टार्ट किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और उन्होंने ऑपरेशन गंगा नाम का जो एक टाइप का ट्विटर हैंडल है उस चीज को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो आई होप आपको बेसिक चीजें समझ आ रही है कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है। नाउ हुआ क्या है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो कि यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, और जब से रशिया ने ये इस चीज को इंटेंसिफाई किया, इस पर्टिकुलर जो ये वॉर था इसको इंटेंसिफाई किया, तब से जो इंडियंस हैं उनको काफी ज्यादा फियर के अंदर रहना पड़ रहा है। इसलिए हमारी जो कंट्री के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने उनको बचाने का जिम्मेदारी लिया है और वो उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाउ एज वी नो कि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है दैट हैज बीन टोटली शट होने के कारण क्या है, हम डायरेक्टली वहां पर अपने किसी भी सिविल एयरक्राफ्ट को या फिर अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली वहां पर लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं उनको आसपास की जितने भी कंट्रीज है तो वहां तक पहुंचना है, वहां से उनको डायरेक्टली कैरी किया जा रहा है। सिमिलरली 3 यहाँ पर स्पेशल फ्लाइट्स यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है जो कि एयर इंडिया की है, और एयर इंडिया बेसिकली आप जानते हैं कि ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एयर इंडिया ने यहाँ पर सामने आकर के इस पर्टिकुलर टाइम्स में इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे हेल्प कर रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी 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 कमेंडेबल। और एयर इंडिया के साथ में की फ्लाइट्स वगैरह को भेज करके वहां से जितने भी लोग वगैरह फंसे हुए हैं सबको बाहर निकाला जा रहा है। Now, just remember this thing कि जितने लोग यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, they don't have to pay anything. जो इंडियन गवर्नमेंट है, they are actually bearing all the cost of evacuation, जो भी चीजें हैं सबको जो पेमेंट वगैरह है वो इंडियन गवर्नमेंट सामने से कर रही है। सिमिलरली जो ऑपरेशन ये वाला जो स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 15,000 इंडियंस को वहां से बाहर निकालने की बात की जा रही है। सो दिस मैनी इंडियंस दे विल बी ब्रॉट बैक। नाउ इवैक्यूएशन रूट मैंने आपको पहले समझा दिया कि जो यूक्रेन है उसने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया। जो आसपास की कंट्रीज है, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया आसपास, तो देखिए उसके लिए यू मस्ट रिमेंबर कि एक्जैक्टली जो यूक्रेन है उसके आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज है। अगर आपको नेबरिंग कंट्रीज पता होंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली नो कि हम कहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, वी हैव हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड हो गया, मैकेडोनिया हो गया, ठीक है। ये सब कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इवैक्यूएशन में हमारी हेल्प कर रही है। सिमिलरली हमने 3 फ्लाइट्स यहाँ पर एयर इंडिया की भेजी है। देखिए अब देखिए एयर इंडिया की जो हमने भेजी है हम कहां से उठा रहे हैं। वन, वी आर डायरेक्टली ट्रैवलिंग फ्रॉम बुडापेस्ट। वन तो बुडापेस्ट, कहां पर है बुडापेस्ट, दैट इज इन हंगरी। सो बुडापेस्ट से दिल्ली की डायरेक्टली एक फ्लाइट चल रही है, एंड सेकंड इज बुचारेस्ट। जस्ट रिमेंबर बुडापेस्ट एंड बुचारेस्ट, दीज आर 2 डिफरेंट प्लेसेस, दोनों सेम प्लेस नहीं है। नाउ समझिए इस पर्टिकुलर चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझना है कि यूक्रेन का कितना पार्ट रशिया के कंट्रोल के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ये रिसेंट न्यूज है, ठीक है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्रीमिया आप जानते हैं कि ऑलरेडी जा चुका है, तो क्रीमिया से यहाँ पर जो बेसिकली अटैक किया गया था क्रीमिया से, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को भी जो यूक्रेन का पार्ट था उसको रशिया ने अपने अंदर कंट्रोल के अंदर कर लिया था। नेक्स्ट इस डॉनबास रीजन के अंदर जितना भी पार्ट था, लुहांस्क और डोनेट्स्क, आपको याद होगा 2 प्लेसेस थे, उसको भी ऑलरेडी यूक्रेन अपने अंदर कर चुका है। सिमिलरली कीव के आसपास में यहाँ पे चेर्नोबिल नाम का है, ठीक है, पापलित्यात नाम का एक प्लेस है, इन सब के सब रीजन्स को यहाँ पर ऑलरेडी रशिया अपने अंदर कंट्रोल के अंदर कर चुका है। यहाँ पे खार्किव नाम का जो प्लेस था वो भी रशिया के अंदर जा चुका है। नाउ दिस इज द मैप ऑफ 25th ऑफ फरवरी, यानी कि 3 दिन पहले का मैप है। बट अगर आप थोड़ा सा और अपडेट के अंदर जाएंगे तो इट इज सेड दैट ये पूरा एरिया भी कहीं ना कहीं जा चुका है, ठीक है। देखिए ऑल्दो अभी रशिया कीव तक नहीं पहुंचा है, कीव के आसपास पहुंच गया है, बट उसने अभी कीव के अंदर एंट्री नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद जो आसपास का एरिया वो कहीं ना कहीं रशिया के अंदर जा चुका है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, देखिए नो वन इज गोइंग टू आस्क कि यूक्रेन का कितना पार्ट अभी जा चुका है। आई जस्ट वांटेड टू सिंबॉलिकली शो यू कि एक्जैक्टली यूक्रेन अभी कितना ऑलरेडी फंस चुका है और कितना रशिया जो है उसको ऑलरेडी कैप्चर कर रहा है। बट द गुड न्यूज इज आज अभी रिसेंटली कुछ देर पहले मैंने न्यूज पढ़ा था जिसमें ये बोला गया था कि रशिया इज ट्राइंग टू डीस्केलेट, धीरे धीरे उसके जो प्रॉब्लम वगैरह है उसको सॉल्व कर रहा है। लेट्स होप कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, सो आगे देखते हैं कि एक्जैक्टली क्या है। ना मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, वन वाज बुडापेस्ट एंड वन वाज बुचारेस्ट। देखिए बुडापेस्ट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो हंगरी के अंदर प्रेजेंट है। सो वी आर ट्राइंग टू रन 1 फ्लाइट फ्रॉम बुडापेस्ट से लेकर डायरेक्टली जो हमारा इंडिया है वहां तक के लिए, और सेकंड वी आर ट्राइंग टू रन फ्लाइट फ्रॉम बुचारेस्ट। बुचारेस्ट कहां पर है, बुचारेस्ट जो प्लेस है वो रोमानिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि रोमानिया के अंदर बुचारेस्ट प्रेजेंट है और बुचारेस्ट से भी एक फ्लाइट हम डायरेक्टली इंडिया के लिए यूज कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर बुडापेस्ट एंड बुचारेस्ट, दीज आर 2 डिफरेंट सिटीज। बुडापेस्ट इज प्रेजेंट इन हंगरी, वहां का कैपिटल है, एंड बुचारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। जस्ट रिमेंबर दीज 2 फैक्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटी फैक्ट है। ये हमारा हो गया यहाँ पर 3rd टॉपिक, 4th टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के न्यू बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। समझते हैं कि एक्जैक्टली क्या होता है न्यू कोरिया का न्यू बैलिस्टिक मिसाइल क्या है और आसपास के कौन कौन से फंडास इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए, बहुत ही इजी है कि नॉर्थ कोरिया हर बार ऑब्वियसली बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर करता रहता है। फिर से उसने एक टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है, उसके कारण फिर से यहाँ पर न्यूज में आता है। देखिए जनवरी 2022 के अंदर इसने बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह की थी, लेकिन फरवरी में अभी तक ही शांत बैठा हुआ था। तो हमेशा लगा था शायद कि इस महीने नॉर्थ कोरिया कोई भी ऐसा फायरिंग नहीं करेगा, बट 27 फरवरी यानी कि कल नॉर्थ कोरिया ने फिर से यहाँ पर अटैक कर दिया। मतलब अटैक इन द सेंस कि फिर से उसने एक टाइप का टेस्ट फायरिंग किया है जहां पर उन्होंने फिर से अपने बैलिस्टिक मिसाइल को चेक करने की कोशिश की।
तो क्वेश्चन कम्स कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है और क्यों नॉर्थ कोरिया और जो बाकी कंट्रीज हैं हमेशा अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने आर्सेनल के अंदर रखना चाहती है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो कि बेसिकली किसी भी टाइप के लॉन्चर्स वगैरह पे रख सकते हैं, लॉन्चर वगैरह से आप अटैक कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू क्या होगा, उसको एक आपको डेफिनेट ट्रैजेक्टरी देनी होती है। तो ट्रैजेक्टरी देने के बाद क्या होता है, वो जब ऊपर की तरफ जाता होता है ना, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो हमेशा एक बैलेस्ट, मतलब एक टाइप का बैलेस्ट बेसिकली एक टाइप का वो बूस्ट होता है जो कि उसमें यूज किया जाता है। उस बूस्ट को यूज करके एक पर्टिकुलर एंगल तक जाता है और उसके बाद जो सेकंड फ्लाइट होता है, मतलब जो सेकंड पार्ट होता है, इट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, सो बैलिस्टिक मिसाइल जो इनिशियल फेज होता है उसके अंदर उसको एक बूस्ट मिलता है, ठीक है, और जो सेकंड फेज होता है उसके अंदर ग्रेविटी के अंदर काम करता है। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है उसके पास एक टाइप का एडिशनल पावर्स होती है। वो एडिशनल पावर्स यहाँ पर ये होती है कि जब एक पर्टिकुलर मिसाइल जैसे मान लीजिए जा रहा है, जैसे सपोज देखिए ये वाला पर्टिकुलर मिसाइल जो है उसका एक नॉर्मल रूट क्या है, उसका नॉर्मल रूट ये है कि उसको इस तरीके से नीचे जाना है। बट जस्ट सपोज कि एक एनिमी जो है वो भी अगर आपको मतलब आपके पर्टिकुलर जो मिसाइल है उसको देख ले और उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे, तो आप अपने मिसाइल को का रूट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मतलब लास्ट पॉइंट आपके पास एक टाइप का टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम होता है। नाउ दिस टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम का मतलब होता है, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट में, एंड में, और उस लास्ट में भी आप अपने मिसाइल का जो ट्रैजेक्टरी है उसको चेंज कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर फीचर इज कॉल्ड एज अ बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ऐसा मिसाइल जिसके अंदर ये सारी फीचर्स प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। आई होप आपको चीजें समझ आ गई। नाउ रिसेंटली जो अभी नॉर्थ कोरिया ने फायरिंग किया है उसका जो एल्टीट्यूड है दैट इज अराउंड 390 माइल्स और जो रेंज है दैट इज अराउंड 190 माइल्स। इतना रेंज मतलब ऑलरेडी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब इतनी दूर जाके जा सकते हैं। नाउ देखिए, हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अटैक करता रहता है, मतलब फ्रीक्वेंटली अब लगातार अपने मिसाइल वगैरह को टेस्ट करता रहता है। रिसेंटली जापान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर बोला है कि नॉर्थ कोरिया अपने लॉन्चेस को बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट कर रहा है और उसके कारण जो जापान और जो आसपास की इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन हो रही है। इस चीज के लिए हमें नॉर्थ कोरिया को रोकने की जरूरत है। तो आई होप आप बैलिस्टिक मिसाइल का जो बेसिक सिस्टम है वो समझ गए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया का मैपिंग कैसे है। देखिए, चाइना यहाँ पे प्रेजेंट है, चाइना के जस्ट पास में वी हैव अ कंट्री कॉल्ड एज नॉर्थ कोरिया। पहले देखिए दोनों जो थे दे वर अ सिंगल कंट्री, मतलब दैट वाज कॉल्ड एज कोरिया, बट कोरिया फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वाला कोरिया, जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज साउथ वाला कोरिया। ना देखिए, नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक टाइप का डिक्टेटर गवर्नमेंट है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन का रूल होता है, बट साउथ कोरिया के अंदर एक टाइप की डेमोक्रेसी है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो नॉर्थ कोरिया जो है उसका कैपिटल जो है दैट इज कॉल्ड एज प्योंगयांग, ठीक है, और साउथ कोरिया जो है उसका जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज सियोल, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया जो इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जस्ट रिमेंबर जो डीपीआर के आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज एक्चुअली रेफरिंग टू नॉर्थ कोरिया, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, अब नॉर्थ कोरिया के आसपास अगर आपको मैपिंग करनी है तो यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन से नेबर्स हैं तो हमने देख लिया, चाइना एंड साउथ कोरिया, सिर्फ दो ही नेबर्स हैं। एंड सेकंड चीज दैट यू मस्ट रिमेंबर इसके आसपास कौन कौन से वाटर बॉडीज है। देखिए ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज येलो सी, चाइना के जो जस्ट बगल में जो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज येलो सी। सेकंड चीज, नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट चाइना सी, ठीक है। एंड सिमिलरली जो थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे जापान प्रेजेंट, देखिए दिस इज एंटायर जापान, तो ये वाला पार्ट इज कॉल्ड एज सी ऑफ जापान। तो ये यानी एक तरफ देखिए यहाँ पे येलो सी प्रेजेंट है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी प्रेजेंट है और यहाँ पे जो जापान सी प्रेजेंट है। इन तीनों सी के बीच में कोरिया जो है, कोरिया और जो साउथ कोरिया दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। आई होप आपको बेसिक मैपिंग यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर। देखिए कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया ने अपना एक दूसरा एक मिसाइल फायर किया था जिसका नाम था हवासोंग 12। जस्ट रिमेंबर कि हवासोंग 12 का है मतलब क्या है, ये बेसिकली हवासोंग 12 जो हवासोंग 12 है बेसिकली एक टाइप का एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नॉर्थ कोरिया के पास प्रेजेंट है ऑलरेडी। ऑलराइट, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है इसका रेंज इतना ज्यादा है कि ये यूएस के ग्वाम टेरिटरी तक पहुंच सकता है। ना ग्वाम क्या है, देखिए ग्वाम एक टाइप का आइलैंड है, एक ऐसा आइलैंड है जो कि पैसिफिक आइलैंड के अंदर प्रेजेंट है, पैसिफिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है। लेट मी शो यू। देखिए इस पर्टिकुलर को देखिए, दिस इज नॉर्थ कोरिया, ठीक है यहाँ पे। ऑलराइट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे न्यूजीलैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पर पापुआ न्यू गिनिया है, इसके भी ऊपर जाइए बिल्कुल, अगर आप इसके सेम लैटिट्यूड के अंदर जाएंगे यू विल फाइंड अ प्लेस कॉल्ड एज ग्वाम। ग्वाम इज अ आइलैंड, ठीक है। ग्वाम एक आइलैंड है जहां पर यूएस का यहाँ पर मिलिट्री बेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर रिसेंटली जो उसने अपना जो मिसाइल लॉन्च किया था इसने ये बोला है नॉर्थ कोरिया ने कि हमारा जो मिसाइल है डायरेक्टली ग्वाम पे अटैक कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं, नॉर्थ कोरिया इज ट्राइंग टू डायरेक्टली चैलेंज यूएसए, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। और दैट इज व्हाई यूएसए लगातार इस चीज को मतलब डेटरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऐसा मत करो, ये करो वो करो, जो भी बोल रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि जो यूएसए का कुछ आइलैंड्स है, कुछ स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स है जो डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया के निशाने पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाउ नॉर्थ कोरिया जो है लगातार अपने मिलिट्री न्यूक्लियर जो वेपन्स प्रोग्राम है उसको लगातार डेवलप कर रहा है और माना जाता है कि 2020 के अंदर इसके पास ऑलरेडी 30 से 40 न्यूक्लियर मटेरियल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। साथ ही साथ इसके पास इतना ज्यादा मतलब न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल प्रेजेंट है जो कि ऑलमोस्ट 6 से 7 साल तक और मतलब अगले 6 से 7 साल तक हर साल 6 से 7 न्यूक्लियर मिसाइल्स बना सकते हैं।
समझ रहे हैं आप? इतना ज्यादा मटेरियल्स जो नॉर्थ कोरिया उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसके पास बहुत सारा बायोलॉजिकल वेपन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे केमिकल वेपन्स प्रेजेंट है। देखिए दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी ताकि हम डिस्कस कर सके एग्जैक्टली बायोलॉजिकल वेपन्स कौन कौन से होते हैं और केमिकल वेपन्स कौन कौन से होते हैं। तो हम इसको ना शॉर्ट में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं। देखिए दीज आर सम ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन्स। समझते हैं बायोलॉजिकल वेपन जो होते हैं वो 3 टाइप के बेसिकली होते हैं, कैटेगरी ए बी सी ऑलवेज, ठीक है। दीज आर द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, जहां पर 3 पार्ट के होते हैं। जहां पर देखिए जो कैटेगरी ए वाला होता है ना वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वो मोर्टालिटी वगैरह कॉज कर सकता है। सिमिलरली जो बी वाला होता है वो इससे कम होता है, और सी वाला सबसे कम होता है। मतलब सी वाला सिर्फ आपको मतलब डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, बट आपको यहाँ पर खतरा होता है इससे भी बेसिकली, ठीक है। समझते हैं तो कैटेगरी ए के अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल वेपन्स आते हैं। नो, बायोलॉजिकल वेपन्स का मतलब है सिंपल वर्ड्स में बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जिसको आप बायोलॉजिकली यूज कर सकते हो किसी भी सामने वाले के लिए। आपको याद होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ था 2020 के अंदर, तो एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो आई थी वो ये थी कि चाइना का बायोलॉजिकल वेपन है जो कहीं ना कहीं से लीक हो गया। समझिए, तो अगर ये बायोलॉजिकल वेपन्स, इसका मतलब क्या है, इट वाज अ काइंड ऑफ अ वायरस। तो सिमिलरली जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं वो या तो बैक्टीरिया होते हैं या फिर वायरसेस होते हैं, या फिर जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं जो कि सामने वाले जो एनिमीज है उनको टारगेट करने के लिए किया जाता है ताकि उनको बीमार करके उनको मार डालो, ठीक है। सो कैटेगरी ए के अंदर देखते हैं कौन कौन से बायोलॉजिकल वेपन्स आते हैं। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंथ्रेसिस वो है जो कि एंथ्रेक्स कॉज कर सकता है, ठीक है। एंथ्रेक्स एक बहुत ही खराब बीमारी होती है। सेकंड इज वी हैव पेस्टिस, थर्ड इज वी हैव वेरियोला मेजर, देन वी हैव टुलेरेंसिस, ठीक है, देन वी हैव बहुत सारा फिलोवायरसेस, देन वी हैव एरेना वायरसेस, ठीक है। ये सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं कैटेगरी ए के अंदर आते हैं ऑफ अ बायोलॉजिकल वेपन। सिमिलरली वी हैव बी पार्ट आल्सो, सी पार्ट आल्सो, बट द पॉइंट इज कि नो वन इज गोइंग टू आस्क यू बी ए सी। आपको अगर ए के बारे में बेसिक चीजें पता है दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। देखिए बट देख लेते हैं बी के अंदर कौन कौन चीजें प्रेजेंट है। वी हैव ब्रोसिला, वी हैव साल्मोनेला, वी हैव ई कोलाई, वी हैव विब्रियो, देन वी हैव अल्फा वायरस। ये सब के सब बी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली निपा वायरस आपने सुना होगा, हेंटा वायरस, ठीक है, टीबी जो होता है, ये सब कहीं ना कहीं सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट विल यूपीएससी आस्क फ्रॉम हियर, व्हाट यूपीएससी विल आस्क, देखिए हम जानते हैं कि जो निपा वायरस है वो बहुत ज्यादा डेडली है। निपा वायरस कैन कॉज डेथ्स इन अ लार्ज अमाउंट। सो व्हाट यूपीएससी विल आस्क इज कि निपा वायरस इज अ पार्ट ऑफ अ कैटेगरी ए वायरस। क्या यहां पर जो निपा वायरस है वो ए का पार्ट है? नो, राइट। जो देखिए आपको यहां पर फोकस उस पे करना है जो कि आपने हमेशा सुना हुआ है। जैसे कि जो चीजें बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहती हैं, जैसे कि एंथ्रेसिस, ये काफी न्यूज के अंदर रहती है। जस्ट रिमेंबर कि एंथ्रेसिस जो है ए के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली यहां पर देखिए साल्मोनेला टाइफाइड, ये वो है जो कि आपको टाइफाइड कॉज करता है, आपको जो फीवर वगैरह आता है वो उसके कारण आता है, साल्मोनेला टाइफाइड के कारण आता है। अब देखिए ये बी के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली यू हैव ई कोलाई, ई कोलाई बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ये बी के अंदर आता है। सिमिलरली वी हैव अल्फा वायरस, ये भी बी के अंदर आता है। और देखिए यहां पर देखिए माइकोबैक्टीरियम जो टीबी है, यानी कि जो आपको टीबी कॉज करता है, मतलब किसी को टीबी कॉज करता है, दैट इज प्रेजेंट इन सी। हेंटा वायरस प्रेजेंट इन सी, निपा वायरस प्रेजेंट इन सी। तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन रखना है कि एग्जैक्टली कौन सा बायोलॉजिकल वेपन किस पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल वेपन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल वेपन्स। देखिए केमिकल वेपन्स भी सिमिलरली 2 टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज इनकैपेसिटेटिंग, मतलब कि जो डेथ कॉज नहीं करेगा बट सामने वाले को इनकैपेसिटेट कर देगा, मतलब वो कोई भी एक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब उसको बहुत ज्यादा घायल कर देगा। सिमिलरली सेकंड होता है जो कि लीथल होता है। देखिए नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि एग्जैक्टली केमिकल वेपन्स कौन कौन से हैं, बिकॉज दीज आर सम मतलब काइंड ऑफ टेक्निकल टर्म्स, बट यू मस्ट रिमेंबर कि क्या मतलब एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं। तो वी हैव केमिकल वेपन्स 2 टाइप के, एक जो आपको जो किसी को भी इनकैपेसिटेट कर सकता है, और सेकंड जो लीथल होता है जो कि डेथ कॉज कर सकता है। देखिए जो इनकैपेसिटेट करता है ना, वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करते हैं। उसके कारण हमारी बॉडी को कुछ देर के लिए बिल्कुल ना शांत कर देते हैं, और उसके कारण क्या होता है, हमारा बॉडी मूवमेंट करना बंद कर देता है, ठीक है। सेकंड चीज, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इरिटेंट की तरह काम करते हैं। इरिटेंट मतलब हमारी बॉडी के अंदर इरिटेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ये होता है वो कि जो नॉन लीथल होता है जो कि डेथ कॉज नहीं करता है। लेट्स टॉक अबाउट कुछ ऐसे जो कि डेथ कॉज कर सकता है। वी हैव कुछ ऐसे एजेंट्स जो कि चोकिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जिसके कारण क्या होता है, सांस आना बंद हो जाता है, बिकॉज रेस्पिरेटरी पे डायरेक्टली अटैक करता है। सेकंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड पे अटैक करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लिस्टर्स फॉर्म कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नर्व्स पे अटैक करते हैं। देखिए डोंट रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट रिमेंबर कि ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे चोकिंग, ब्लड, ब्लिस्टर्स, नर्व, ये सब क्या है, ये सब लीथल है। देन वी हैव जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, फिर जो इरिटेंट है, ये सब बेसिकली इनकैपेसिटेटिंग है, मतलब ये डायरेक्टली डेथ कॉज नहीं करेगा। तो ये हमने बहुत ही बेसिक में देखा कि एग्जैक्टली सब क्या होती है। नाउ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि नॉर्थ कोरिया के पास केमिकल वेपन्स भी प्रेजेंट है और बायोलॉजिकल वेपन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक चीज और समझते हैं। नॉर्थ कोरिया ने 2003 के अंदर एनपीटी को छोड़ दिया था, विड्रॉ कर दिया था। व्हाट इज एनपीटी? एनपीटी को सिंपल वर्ड्स में समझिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नाम से आपको समझ आ जाएगा कि प्रोलिफरेट नहीं करना है। क्या प्रोलिफरेट नहीं करना है? न्यूक्लियर मटेरियल को प्रोलिफरेट नहीं करना है। प्रोलिफरेट करने का मतलब होता है स्प्रेड करना। सो न्यूक्लियर मटेरियल को स्प्रेड नहीं करना है, ऐसा एक ट्रीटी साइन हुआ था। ट्रीटी मतलब कि एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जहां पर सबके सब कंट्रीज, 18 कंट्रीज बेसिकली साथ में आई थी। उन्होंने सबने बोला था कि हम क्या हो, हमारे पास जो भी न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है हम किसी और को नहीं प्रोवाइड करेंगे।
तो 2003 से पहले नॉर्थ कोरिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बट 2003 के अंदर दिस थिंग वाज मतलब एक्चुअली कैंसिल बाय नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, और 2006 में उसने एक्चुअली अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह है वो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आप बेसिक चीजें समझ गए। ऑलराइट, 2020 के अंदर रिसेंटली उसने एक आईसीबीएम लॉन्च किया। आईसीबीएम क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन इट वेरी शॉर्ट में कि आईसीबीएम होता क्या है। आईसीबीएम का मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल? देखिए, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महादेश। महादेश मतलब देखिए, एशिया इज अ सिंगल कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया के ऊपर वी हैव यूरोप, ठीक है, देन वी हैव देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका, देन वी हैव साउथ अमेरिका। ठीक है, देखिए साउथ अमेरिका, देन वी हैव अफ्रीका। नाउ पॉइंट इज कि नॉर्थ अमेरिका से अगर कोई पर्टिकुलर मिसाइल अटैक करके यूरोप पे अटैक करे, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरकॉन्टिनेंटल, बिकॉज एक कॉन्टिनेंट से सेकंड कॉन्टिनेंट पे अटैक किया गया। सिमिलरली अगर कोई नॉर्थ मतलब यहां से नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका पे अटैक करे तो क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, और अगर आप एक कॉन्टिनेंट से सेकंड कॉन्टिनेंट पे अटैक करें दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरकॉन्टिनेंटल। नाउ लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस थोड़ा सा और सिंपल वे में। मान लेते हैं कि एक इंडिया यहां से अटैक करता है। ठीक है, इंडिया यहां से अटैक करता है और एक आईसीबीएम मतलब एक बेसिकली मिसाइल लॉन्च करता है जो कि डायरेक्टली चाइना पे अटैक करता है। तो क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल होगा? नो, दिस विल नॉट बी इंटरकॉन्टिनेंटल, बिकॉज इंडिया और चाइना बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम कॉन्टिनेंट। सिमिलरली अगर इंडिया यहां से एक मिसाइल फाइल करता है यानी डायरेक्टली मतलब अटैक करता है यूरोप के किसी कंट्री के अंदर, तो क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल होगा? यस, दिस विल बी इंटरकॉन्टिनेंटल, बिकॉज यहां पर ये एशिया का पार्ट है बट ये यूरोप का पार्ट है। तो आई होप आप बेसिकली समझिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल क्या होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल आपको याद है, जो कि इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। मतलब जो इनिशियल फेज है जहां पर उसको एक टाइप का बूस्ट चाहिए होता है, बट जो सेकंड फेज है उसमें ग्रेविटी का काम करता है, और थर्ड चीज ये है कि वो उसका टारगेट लास्ट में शिफ्ट हो सकता है। दीज थ्री थिंग्स जिस भी पर्टिकुलर मिसाइल के अंदर है दैट विल बी कॉल्ड एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक कॉन्टिनेंट से सेकंड कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सकते हैं, दैट विल दे आर कॉल्ड एज इंटरकॉन्टिनेंटल। समझिए, अगर आपको एक से सेकंड पे अटैक करना है तो उसका मतलब क्या है? आपका जो हाई ट्रेजेक्टरी है वो बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए, है ना। 40 कहते हैं 45 डिग्री के ऊपर एक एंगल होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर आपका जो मिसाइल है वो कितना ज्यादा हाइट अचीव कर सकता है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपका जो मिसाइल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल है फिर नहीं। आई होप आप बेसिक चीज समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है 2020 के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी एक्चुअली लॉन्च किया था। इट शोज एक्चुअली कि नॉर्थ कोरिया के पास अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी प्रेजेंट है, और माना जाता है कि रशिया के पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट में से एक है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि बहुत ही लार्ज बैलिस्टिक मिसाइल उसके पास प्रेजेंट है। एनपीटी क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, एक टाइप का इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड करने से रोकना है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज ये कि क्या इंडिया ने एनपीटी को साइन कर रखा है? नो, इंडिया हैज नॉट साइन दिस एनपीटी। व्हाई? देखिए, इंडिया ये बोलता है बेसिकली कि मुझे एनपीटी को साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया, आपको पता है, इंडिया 1998 के अंदर एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन बुद्धा और ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, और उसके थ्रू इंडिया ने अपना खुद का न्यूक्लियर टेस्ट किया था। द पॉइंट बीइंग, तो इंडिया फिर एनपीटी क्यों साइन क्यों नहीं कर रहा है? इज इंडिया दैट बैड? नो, इंडिया इज नॉट बैड। इंडिया इज एक्चुअली रेजिंग द राइट क्वेश्चंस। इंडिया बोल रहा है कि मुझे जो एनपीटी का जो ट्रीटी है उसको साइन करने में दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ऐसे कंट्रीज जैसे यूएसए, वी हैव रशिया, वी हैव फ्रांस, वी हैव इटली, देन वी हैव इजराइल, ऐसे कंट्रीज जो कि लगातार अपने न्यूक्लियर टेस्ट मतलब करते रहते हैं, और उनके पास न्यूक्लियर इतना सारा प्रेजेंट है, तो जब तक वो अपने न्यूक्लियर को हटाएंगे नहीं तब तक हम भी अपने न्यूक्लियर को नहीं हटाएंगे। सिंपल वर्ड्स में इंडिया हैज सेड कि पहले आप अपने न्यूक्लियर जो भी आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हटाना स्टार्ट कीजिए, तो साथ में हम भी अपने न्यूक्लियर मटेरियल को हटाना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन हम साइन करेंगे कि हम इसको प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। बट ये क्या बात हुई कि इंडिया इस चीज को साइन कर ले बट यूएसए इसको साइन ना करे? मतलब यूएसए साइन कर भी ले, उसके बाद भी यूएसए लगातार इसके अपने टेस्ट वगैरह करता रहता है। रशिया साइन करता है, रशिया लगातार टेस्ट करता रहता है। चाइना साइन करता है, चाइना लगातार अपने जो टेस्ट वगैरह है वो करता रहता है। द पॉइंट बीइंग, फिर फायदा क्या है इंडिया को साइन करने का? राइट, इसी चीज को बोला गया है कि देखिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अगर करना है, डिसआर्म करना है अगर खुद को न्यूक्लियर पावर से, तो हर एक कंट्री को करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ कंट्री करे कुछ कंट्री ना करे। तो आपको बस ध्यान रखना है 1965 से लेकर 1968 के बीच में ये पर्टिकुलर ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें टोटल 18 कंट्रीज एक साथ आके बात करते हैं। रिमेंबर, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, फाइनली जो मैंने आपको बताया उसको मैं एक छोटे से ग्राफ के फॉर्म में शो करता हूं। देखिए इस पर्टिकुलर चीज को देखिए। मैंने आपको बताया कि यूएसए ने ऑल्दो एनपीटी साइन किया हुआ है, बट इसके बावजूद अगर आप यूएसए में देखेंगे, यूएस हैज डन टिल डेट मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, मोर देन 1000 न्यूक्लियर टेस्ट यूएसए ने अकेले कर रखे हैं। ठीक है, देन अगर आप सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर की बात करेंगे, इन्होंने टोटल मिला के 700 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं। फ्रांस 200, यूके 45, चाइना 45, इंडिया 6। इंडिया ने चेक कर रखे हैं एंड दे आर एक्चुअली रनिंग बिहाइंड इंडिया कि इंडिया एनपीटी साइन क्यों नहीं कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दिस 1054 and then think about this particular 6 and then talk to us कि exactly NPT साइन किसको करना चाहिए फिर किसको नहीं करना चाहिए, and who actually needs to disarm their मतलब disarm करने की जरूरत किसको है।
ठीक है, आई होप आप बेसिक चीजें समझ गए। नाउ जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, पाकिस्तान हैज आल्सो नॉट साइन दिस पर्टिकुलर एनपीटी। पाकिस्तान बोलता है कि जब तक इंडिया साइन नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान साइन नहीं करेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो आधा जो मतलब प्रॉब्लम्स है, दे एक्चुअली इमर्ज कि इंडिया साइन नहीं कर रहा है इसलिए हम भी साइन नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसका पाकिस्तान कैसे चलता है, तो आप मतलब इसको ध्यान रख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, तो पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया है, और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया, सो पाकिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक इंडिया इसका मेंबर नहीं था तब तक बेसिकली पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं था, बट जैसे ही 2017 के अंदर इंडिया इसका मेंबर बनता है, सेम ईयर सेम पर्टिकुलर मतलब मीटिंग के अंदर पाकिस्तान भी इसका मेंबर बन गया। तो आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा सा कॉपी करता रहता है। तो जस्ट रिमेंबर, आप उसको प्री के याद कर सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द चीजें ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने साइन कर रखा है उसमें पाकिस्तान ने भी कर रखा है, जहां पे इंडिया ने नहीं कर रखा है वहां पाकिस्तान ने भी नहीं कर रखा है। तो आई होप आप समझ गए कि इंडिया क्यों अपना एनपीटी साइन नहीं कर रहा है और क्या इसके मेन कंसर्न है। उसका मेन कंसर्न बेसिकली ये है कि पहले यूएसए एंड रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना, ऐसी कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, जो लगातार टेस्टिंग करते रहते हैं, पहले आप इनको हटाओ, इनको आप पहले डिसआर्म करो, उसके बाद फिर इंडिया अपना हटाएगा। ये था हमारा बेसिकली आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आज के कुछ क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज यूनिक अबाउट थियो मार्गरेटा मैग्निफिका। सेकंड इज मुधौल एंड राजपलायम आर वैराइटीज ऑफ फिश स्पीसीज। थर्ड, नगर एंड मेहताज वर डिवोटीज ऑफ विच गॉड। आपको अलग अलग बताना है कि नगर किसके थे और मेहताज किसके थे। नेक्स्ट इज नेम द नेबर्स ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के कौन कौन से नेबर है, यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किस एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज वासोंग 12। वासोंग 12 एग्जैक्टली क्या है, व्हिच हैज बीन रिसेंटली सीन इन न्यूज। द लास्ट क्वेश्चन इज कि ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में है दैट इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एनपीटी, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अल्बानिया। नाउ व्हाई इज अल्बानिया इन न्यूज। अल्बानिया इज इन न्यूज बिकॉज यूएस और अल्बानिया दोनों ने साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट प्रपोजल स्टार्ट किया है, जिन्होंने बोला कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाओ, बट ऑब्वियसली ये चीज डिफीट हो गया बिकॉज रशिया ने इसको वीटो कर दिया, ठीक है। नाउ अल्बानिया की नेबरिंग कौन कौन से, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, यू नो कि अल्बानिया एक टाइप का यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। नाउ इसके जो नेबर्स हैं दे आर मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, जो नॉर्थ मैकेडोनिया है, और देन वी हैव ग्रीस, ये चार है, ठीक है इसके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज यूएन चैप्टर 7 डील्स विद। नाउ ये यूएन चैप्टर 7 जो है ये बोलता है कि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू पीस को एस्टैब्लिश करना है, और कोई भी ऐसी कंट्री जो कि पीस को एस्टैब्लिश नहीं करती है उसके अगेंस्ट फोर्स को हम यूज कर सकते हैं। दैट हैज बीन मेंशन्ड इन यूएन चैप्टर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया का जो रेलवे है उन्होंने फर्स्ट सोलर पावर प्लांट बनाने की बात की है, बट कहां। इट इज इन अ प्लेस कॉल्ड एज बीना, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी, जो हैवी इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज रोवर ऑन द फार साइड ऑफ द मून। आपको याद है U22, ठीक है। उस मेन मिशन का नाम क्या है, मेन मिशन का नाम है Chang'e 4, ठीक है। और Chang'e 4 के अंदर जो रोवर गया है दैट रोवर इज कॉल्ड एज U2, और U2 बेसिकली दो हैं, तो U2-1 एंड U2-2, तो रिसेंटली जो जिसने भी रिसेंटली पाया है दैट इज कॉल्ड एज U2-2। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेटर ऑफ द मून, जहां पर चाइनीज रोवर ने लैंड किया और ऑपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वॉन कॉमन क्रेटर। वॉन कॉमन क्रेटर मून के ऊपर प्रेजेंट है, और यहीं पे चाइना का जो बेसिकली रोवर है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट इज व्हिच आर द टॉप 3 कंट्रीज जहां पर एफडीआई सबसे ज्यादा आई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वी हैव सिंगापुर, देन वी हैव यूएसए, एंड फाइनली वी हैव मॉरिशस। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज कि इंडिया के अंदर कौन से टॉप 3 सेक्टर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आया था। तो फर्स्ट वाज यहां पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, सेकंड वाज ऑटोमोबाइल यानी कि जो व्हीकल इंडस्ट्री है, एंड थर्ड वी हैव सर्विसेज इंडस्ट्री। तो ये 3 हमारे जो सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई पिछले एक साल के अंदर आई है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस एंड आज के सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।